हरियाणा से पर्याप्त पानी यमुना नदी में नहीं छोड़ने के कारण राजधानी के करीब 30% इलाकों में पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। दरअसल यमुना नदी स्थित वजीराबाद बैराज में जल स्तर अत्यधिक कम होने से उससे जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के 3 जल शोधक संयंत्रों से पानी की आपूर्ति करीब 60% प्रभावित हो गई है। यमुना नदी में हरियाणा की ओर से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ने के कारण वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर निरंतर कम हो रहा है। इसका सीधा असर इससे जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधक संयंत्र पर पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति 60% प्रभावित हो रही है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत के आदेश पर पूरी हुई कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट में 26 साल पहले वाली हकीकत ही सामने आई है। आज़ादी के बाद से चल रहे ज्ञानव्यापी विवाद में ये तीसरी बार कमीशन की कार्यवाही पूरी हुई है। 26 साल पहले न्यायालय में दाखिल कमीशन की रिपोर्ट में प्राचीन मंदिर के भगवाशेष का दावा किया गया था। बुधवार को विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह की ओर से दाखिल रिपोर्ट में भी पहली रिपोर्ट वाली ही हकीकत को साफ तौर पर दोहराया गया है। इसके साथ ही बुधवार को हटाए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र ने अपनी आंशिक रिपोर्ट में कई दावे किए हैं। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे विवाद में 26 साल पहले सिविल जज की अदालत में दर्ज एनसीएन आइडल, स्वयंभू, लॉर्ड विश्वेश्वर व अन्य के वाद में पहली बार कमीशन की कार्यवाही का आदेश हुआ था। उस वक्त भी विशेष अधिवक्ता आयुक्त राजेश्वर प्रसाद सिंह ने हिंदू मंदिरों के भगवाशेष मिलने का दावा किया था। इसके बाद राखी सिंह बनाम सरकार के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश पर 6 व 7 मई 2022 को कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने जमा की है। उन्होंने भी बैरिकेड के बाहर मंदिर के साक्ष्य का दावा किया है और अंदर दिखने के आधार पर कई बातों का जिक्र रिपोर्ट में किया है। कमीशन की कार्यवाही के बाद न्यायालय के आदेश पर सबकी निगाहें टिकी है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बाद अब 23 मई को होने वाली सुनवाई को अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड के 1,84,000 से अधिक उद्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में रसोई गैस के 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। वे साल में 3 बार मुफ्त गैस भरवा सकेंगे। बीते दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होने के बाद बृहस्पतिवार को शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए लाभार्थी के पास अंत्योदय राशन कार्ड होना जरूरी है। मुफ्त गैस भरवाने की सुविधा जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी क्षेत्र की संबंधित गैस एजेंसी को उद्योदय कार्डधार की सूची उपलब्ध करवाएंगे, जिसके बाद संबंधित गैस एजेंसी द्वारा उद्योदय कार्डधारकों को इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जुलाई के बीच, 1 अगस्त से नवंबर के बीच दूसरा और दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच तीसरा गैस सिलेंडर मुफ्त भरवाने की सुविधा मिलेगी। शासनादेश के मुताबिक संबंधित गैस एजेंसी द्वारा अंत्योदय कार्डधारकों को मुफ्त रिफिल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के बाद जुलाई एवं मार्च के अंत में बिल का प्रमाण व लाभार्थी का स्वयं प्रमाणित निर्धारित घोषणा पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी नियमानुसार गैस एजेंसी को इसका भुगतान करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारियों को इसके लिए बजट की धनराशि आयुक्त खाद्य द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। भीषण गर्मी व गर्म हवाओं से परेशान दिल्ली एनसीआर वासियों को शुक्रवार से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 1 सप्ताह के लिए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण बारिश की संभावना जताई है। वहीं बृहस्पतिवार का दिन 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बीते 6 सालों में सबसे गर्म दर्ज किया गया है। इससे पहले 2016 में 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन भर तेज धूप निकलने के कारण लोगों का बुरा हाल रहा। घरों से बाहर निकले लोगों की सबसे अधिक आफत रही। यही वजह रही कि लोग छांव का सहारा ढूंढते नजर आए। दिल्ली के मुजफ्फरगढ़ और मुंगेशपुर इलाके में सबसे अधिक 46.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पीतमपुरा में 45.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा रिकॉर्ड किया गया। पारा अधिक होने की वजह से कुछ जगहों पर लू भी रिकॉर्ड की गई है। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की जाएगी। इसके अगले दिन के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज
आंधी तूफान आने की संभावना जताई है। विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 मई तक गर्मी से मिली राहत जारी रहेगी। शुक्रवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुक्का छुपी का खेल चलता रहेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले के खूनी नाला मगरकोट के पास सुरंग निर्माण का काम शुरू होते ही वीरवार की देर रात पहाड़ दर्द कर नीचे आने से कम 8 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इसके साथ ही खुदाई में लगी मशीनरी भी दब गई है। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। कई टीमें मौके पर डटी है। मलबा नीचे आने के साथ ही हाईवे पर वाहनों को रोक दिया गया है। इससे सैकड़ों छोटे बड़े वाहन रास्ते में फंस गए हैं। बता दें कि खूनी नाला के पास सुरंग के एक ट्यूब का निर्माण पूरा हो गया है। जम्मू से श्रीनगर की ओर से जाने के लिए दूसरे ट्यूब का निर्माण करने के लिए कार्यदायी एजेंसी ने वीरवार की रात लगभग 11:30 बजे जैसे ही मशीनरी को पहाड़ की खुदाई के लिए लगाया, वैसे ही पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आ गया। इससे काम में लगी पोकलैंड मशीन, क्रेन और डंपर चपेट में आ गया। कंपनी के 6 से 8 मजदूर भी मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद 2 गार्डों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही रामबन उपायुक्त मसरत इस्लाम व एसएसपी मोहित शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एम्बुलेंस को भी मौके पर बुलाकर तैयार रखा गया है ताकि मलबे में दबे मजदूरों के बाहर निकलते ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि मलबे को हटाने का काम जारी है। अतिरिक्त मशीनरी भी लगाई गई है ताकि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके। संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी पर भाजपा जुट गई है। पार्टी इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में सुनील जाखड़ को प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेल सकती है। जल्द ही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश भर और संगरूर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों में अपने फैसले पर फीडबैक लेने जा रहा है। अभी तक कांग्रेस पंजाब में जाखड़ को हिंदू चेहरे के रूप में इस्तेमाल करती आ रही है। दिसंबर में होने वाले संगरूर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा बेहद गंभीर है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर पंजाब में अपनी सक्रियता बना रखी है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दलीप सेखरिया ने निकाय और संगरूर उपचुनाव को लेकर पंजाब के कई जिलों का दौरा किया था। वहीं चंडीगढ़ में सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। अभी तक पार्टी में परमिंदर सिंह ढींडसा और अरविंद खुराना के नाम पर चर्चा चल रही है। जाखड़ के पार्टी में शामिल होने के बाद अब पार्टी को बड़ा हिंदू चेहरा मिल गया है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि जाखड़ को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही राज्य के सभी जिलों और संगरूर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि यदि जाखड़ को उपचुनाव का चेहरा बनाया जाता है तो पार्टी को विजय हासिल होना तय है। पेपर लीक मामले पर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति अध्यक्ष सुक्खू ने 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने की मांग की है और साथ ही पेपर लीक मामले में संलिप्त भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों से लेकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों की भी निष्पक्षता से जांच करने के बाद जनता के साथ पूरी रिपोर्ट रखने की बात कही है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बेचारे मुख्यमंत्री करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति अध्यक्ष एवं टिकट वितरण कमेटी सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर विधानसभा में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर हमीरपुर के गांधी चौक पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बड़सर इंद्रदत्त, लखनपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, किसान कांग्रेस अध्यक्ष अजय शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति अध्यक्ष एवं टिकट वितरण कमेटी सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जोश से स्वागत किया है, उसके लिए हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जो जोश हमीरपुर की जनता में देखा गया है, उससे लग रहा है कि सरकार ने हमीरपुर की जनता की अनदेखी की है, जिसका जवाब देने के लिए जनता तैयार है। सुक्खू ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में नकल माफिया को लाने वाले लोगों से भी संपर्क किया जाना चाहिए और पेपर सेट करने के बाद किसी की भी जिम्मेदारी थी
इन सभी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे मेरिट में आने थे उनको दरकिनार करके वैसे बच्चों को सिलेक्ट किया गया जिसको ABC तक नहीं आती थी। उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर होना चाहिए कि किनके रिश्तेदारों और भाजपा के नज़दीकियों को पेपर बांटे गए हैं, इनकी जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी साथ में कहा, मुख्यमंत्री जयराम केवल बेचारे मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी जांच से असंतुष्ट है और CBI 3 महीने के अंदर घोटाले की जांच कर दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने लाए। ये जो पेपर लीक मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है। जो पेपर लीक का मामला ये कोई छोटा मामला नहीं। अगर आप इसको छोटा मामला कहते तो गलत बात है। ये नकल माफिया अभी से हावी नहीं है। ये नकल माफिया को जो लाने वाले लोग हैं और किस प्रकार के कांटेक्ट करने वाले लोग हैं उनसे भी संपर्क होना चाहिए। पता ये लगाया जाना चाहिए कि ये जो पेपर जिसने सेट किया है, सेट करने के बाद वो पुलिस का अधिकारी था। पुलिस के अधिकारी ने प्रेस को दिया। कहाँ से पेपर लीक हुआ, फिर पेपर को बेचा गया। इस प्रकार की नियुक्तियां पिछले 4.5 साल में हुई तो 4.5 साल की नियुक्तियों का भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इसमें जिस प्रकार की भर्ती हुई, मैं उन पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा धर्मशाला के। उन पर बहुत दबाव था। उन पर कहा गया कि आप रिजल्ट निकालिए। उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया। उन्होंने मान लिया कि अगर हमने जीवन में गलत किया तो भगवान के पास भी उत्तर देना पड़ेगा। वो बच्चे सिलेक्ट हो गए जो बच्चे ABCD नहीं जानते थे, और जो बच्चे मेरिट में आने चाहिए थे, जो 10th में भी मेरिट में रहे, +2 में भी मेरिट में रहे, ग्रेजुएशन में भी मेरिट में रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरिट रहे, वो बच्चे रिजेक्ट हो गए। तो अब संभावना ये है कि इसमें वो ये नाम भी जाहिर होने चाहिए कि किनके रिश्तेदार को ये पेपर बेचे गए हैं, किन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं को ये पेपर बेचे गए हैं, वो भी नाम जाहिर होने चाहिए। और आपको मैं बताऊं, बेरोजगारी का ये हाल है कि 20 पोस्टें नायब तहसीलदार की निकली है, 70,000 लोग उसमें बैठने को तैयार बैठे हैं। तो ये सरकार सोचती नहीं है, पारदर्शिता इस सरकार में बिल्कुल नहीं है, प्रशासनिक क्षमताओं का अभाव है और दिल्ली से ये सरकार चलती है। जयराम बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारे ही है। कांग्रेस पार्टी CBI की जो मांग है उसको स्वीकार किया, उससे संतुष्ट है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार 3 महीने 90 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी जनता की अदालत में लाए CBI। उनको सारे डॉक्यूमेंट अभी दे दिए जाने चाहिए। सिर्फ चुनावों तक इसको CBI को दे दिया है, लेकिन सत्य तो चुनावों के पास पहले आना चाहिए ना। अगर सत्य आता तो सत्य की जानकारी सब लोगों को आनी चाहिए। शिमला के रिज मैदान पर पद्म देव परिसर में 20 मई तक चलने वाले शिमला समृद्धि उत्सव का आगाज हो गया है। शहरी विकास विभाग और शिमला नगर निगम द्वारा आयोजित शहरी समृद्धि उत्सव का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। 3 दिवसीय शिमला समृद्धि उत्सव के अंतर्गत शिमला के रिज मैदान पर लाभार्थी सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के लाभार्थियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान कुछ लाभार्थियों को सिलाई मशीनें, स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड भी वितरित किया गया। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस लाभार्थी सम्मेलन का मकसद सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं के बारे में अवगत करना है। इसके लिए स्टॉल लगाए गए हैं। यदि कोई इसका लाभ लेना चाहता है तो संबंधित विभागों के स्टॉल में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस दौरान एक हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया गया। शहरी विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उठा रहे शिमला नगर निगम की परिधि में आने वाले स्वयं सहायता समूहों ने इस अवसर में अपने उत्पादों के लिए स्थान दिया है। ये केंद्रीय सरकार की, प्रदेश सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है वो कार्यों के लिए या कैटेगरीज में जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, उसमें शिमला शहर में 83 लोगों को जो है वो इस योजना के अंतर्गत काम दिया गया है। उनको लोन दिए गए हैं, उनको सब्सिडी दी गई है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जानकारी मिल जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। इसलिए उसकी पूरी जो है वो जानकारी लेने के लिए और किस किस को ये व्यक्ति मिल रहा है, उनको क्या करना चाहिए, वो सब जानकारी रखने के लिए ये आज समृद्धि उत्सव जो है वो मनाया गया है। इसी प्रकार से जो है वो आपके
हमारे जो राजीव आवास योजना में आवास दिए हैं, आशियाना के हमने इससे पहले जो है दे चुके हैं। उसके अलावा जो है स्वनिधि एक योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो खास करके कोविड के काल में बहुत उपयोगी साबित हुई है। स्ट्रीट वेंडर्स के पास कोई काम नहीं रह गया था, नया काम शुरू करने के पास उनके पास साधन नहीं थे, उनको जो है वो विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी सब्सिडी के साथ जो है वो सहायता पहुंचाई गई है। इसी प्रकार से मातृवंदना योजना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो स्वयं एम्प्लॉई नहीं है, कहीं से फ़ायदा नहीं पहुंचता है, उनको जो है वो सहायता जो है पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार की अनेक जो योजनाएं सरकार के अधीन, चाहे केंद्रीय सरकार की है या प्रदेश सरकार की है, जैसे पेंशन योजना है उसके अंतर्गत है। फिर कौशल विकास में लोगों को जो है वो फ्री में जो है वो ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो अपने स्वयं सहायता समूह बनाएं या व्यक्तिगत काम करें, कौशल बढ़ाएं, उसके अंतर्गत जो है काम दिया गया है। तो उन सब का जो है ये आज एक सम्मेलन भी, ताकि उनको वो योजना मिले, फिजिकली मालूम पड़े कि उनको ये योजना का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों का जो है ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और फिर इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करें इसमें, जिनको स्वयं कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को पेंशन मिलती है, जानकारी नहीं है, या वो दफ्तर नहीं जानता है, वो क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो पता नहीं है, उसमें हमारी काउंसलर्स हैं और सारे जो जागरूक लोग हैं वो उनकी मदद करें। उसके लिए यहाँ जो है वो एग्जीबिशन भी लगाई गई है जिसमें फार्म वगैरह जो है रखे गए हैं। तो उन सब के लिए जो है इस आयोजन आज नगर निगम के द्वारा और शहरी विकास विभाग के द्वारा किया गया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हैं और सारे जो जागरूक लोग हैं वो उनकी मदद करें। उसके लिए यहाँ जो है वो एग्जीबिशन भी लगाई गई है जिसमें फार्म वगैरह जो है रखे गए हैं। तो उन सब के लिए जो है इस आयोजन आज नगर निगम के द्वारा और शहरी विकास विभाग के द्वारा किया गया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं, वहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। लोगों का मालूम भी है, स्वयं सहायता समूह है जिसकी जानकारी मुझे भी शहरी विकास विभाग में आने के बाद ही पता चला कि शहरों में भी जो है वो NULLM के अंतर्गत जो है वो शहरी के अंतर्गत ऐसे काम होते हैं। उसमें जो है बहुत सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह हमारे बने हैं, जो एरिया फेडरेशंस बनाई हैं, वो इस प्रकार की जो है मदद जो है हमारे नगर निगम के द्वारा उनको दी जा रही है। तो उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और मुझे प्रसन्नता है कि पहली बार शहरी क्षेत्र में जो है इस प्रकार का जो है वो प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं नगर निगम शिमला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें प्रयास किए और ये कार्यक्रम सफल हो। तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष संयोजक उजरा जैन ने आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के साथ धर्मशाला के मैक्लोडगंज में उनके आधिकारिक आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर तिब्बत के राष्ट्रपति पेनपा सेरिंग, DIR कलौन, नोरजिन डोलमा प्रतिनिधि नामग्याल चोड्यू और US स्पेशल कोऑर्डिनेटर के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी शामिल रहे। अमेरिका के विशेष संयोजक ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी लोगों की ओर से बधाई दी। उन्होंने दलाई लामा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी शुभकामनाएं दी और दलाई लामा द्वारा दिए गए शांति के संदेशों के लिए विश्व का आभार व्यक्त किया। दलाई लामा और तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष संयोजक ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की समृद्ध परंपराओं पर चर्चा की। दलाई लामा ने तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष संयोजक से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और सभी मानवता की एकता पर बल दिया। तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष संयोजक 18-19 मई तक धर्मशाला के 2 दिवसीय दौरे पर है। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का दौरा किया और तिब्बत के राष्ट्रपति पेनपा सेरिंग के नेतृत्व वाले 16वें कशाक के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्वासित तिब्बती संसद, तिब्बती प्रदर्शन कला संस्थान, तिब्बत संग्रहालय का भी दौरा किया और तिब्बती नागरिक समाज के सदस्यों से भी मुलाकात की।